आज के इस विश्लेषण में हम उस दिलचस्प संवैधानिक ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जिसने हमारे देश के नक्शे की बुनियाद रखी है। ये सिर्फ इतिहास की कोई आम कहानी नहीं है, ये एक सफ़र है जो हमें बताएगा कि आज हम भारत को जिस रूप में देखते हैं वो दरअसल ऐसा क्यों है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, एक अविनाशी संघ। दूसरा, राज्यों का निर्माण कैसे होता है। तीसरा, पुनर्गठन की बहस। चौथा, नक्शा फिर से खींचना। और पांचवां, भाषाई राज्यों का प्रभाव। तो चलिए हमारे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है एक अविनाशी संघ, और समझते हैं कि अनुच्छेद 1 आखिर कहता क्या है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 को देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा ये संघ राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते या एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। इन राज्यों को मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये जो भारत का पूरा राज्य क्षेत्र है ना, इसे बहुत ही साफ तरीके से 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में आते हैं स्वयं राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरी श्रेणी में सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। और तीसरी श्रेणी थोड़ी दिलचस्प है, जो भविष्य की ओर देखती है। इसमें कोई भी ऐसा अन्य क्षेत्र शामिल हो सकता है जिसे भारत भविष्य में अधिग्रहित करे या एक्वायर करे। यहाँ एक बहुत ही शानदार संवैधानिक विरोधाभास या कहें तो एक पैराडॉक्स सामने आता है। हमारा संघ पूरी तरह से अविनाशी है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो आंतरिक राज्य हैं उनकी सीमाएं पूरी तरह से लचीली हैं, उन्हें बदला या खत्म किया जा सकता है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, राज्यों का निर्माण कैसे होता है, और समझते हैं अनुच्छेद 3 की असली कार्यप्रणाली को। अनुच्छेद 3 हमारी संसद को वाकई बहुत बड़ी शक्तियां देता है। संसद जब चाहे एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। ये सब पूरी तरह से संसद के हाथ में है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गोरखालैंड की मांग का मुद्दा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है गृह मंत्रालय द्वारा एक ड्राफ्ट बिल तैयार करने से। इसके बाद इसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है। राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं और इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है। जब वो समय सीमा खत्म हो जाती है तो बिल संसद में पेश होता है, जहां इसे पास करने के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि भले ही राज्य का विधानमंडल इस बदलाव का कड़ा विरोध करे या बिल में कोई बहुत बड़ा बदलाव सुझाए, संसद उन विचारों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। और अगर बिल में बाद में कोई बदलाव होता भी है तो उसे दोबारा राज्य के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं होती। संसद का फैसला ही अंतिम होता है। चलिए अब आ गए हैं हम खंड 3 पर, पुनर्गठन की बहस, तदर्थ यानी एडहॉक व्यवस्था से स्थायी समाधान तक। अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1948 में बने धर आयोग ने कहा कि राज्यों का बंटवारा भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा पर होना चाहिए। इसके तुरंत बाद दिसंबर 1948 में आई जेवीपी समिति, जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। उन्होंने भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन को नकार दिया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 1953 में भारी विरोध और कड़े दबाव के चलते पहले भाषाई राज्य आंध्र का निर्माण करना पड़ा। इस एक घटना ने पूरा मोमेंटम बदल दिया, जिसके नतीजे में दिसंबर 1953 में ऐतिहासिक फजल अली आयोग की नियुक्ति हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके मुखिया जस्टिस फजल अली थे और जिसमें के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत साफ बात कही। उन्होंने कहा कि मूल संविधान में जो राज्यों का 4 स्तरीय वर्गीकरण था, उसे खत्म कर देना चाहिए। और आखिरकार उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मजबूत समर्थन किया। और यहीं से नींव पड़ती है हमारे खंड 4 की, नक्शा फिर से खींचना और 1956 का वो बहुत बड़ा बदलाव। उस व्यापक कानून का अंतिम परिणाम वाकई ऐतिहासिक था। पुरानी और अव्यवस्थित प्रांतीय प्रणाली को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह पूरे देश को 14 स्पष्ट राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में समेकित कर दिया गया।
यही हमारे आधुनिक भारत के नक्शे की पहली स्पष्ट तस्वीर थी। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी खंड 5 पर, भाषाई राज्यों का प्रभाव और उनके परिणामों का मूल्यांकन। जरा सोचिए, भाषा के आधार पर राज्य बनाने का आखिर असर क्या हुआ? इसके फायदे भी थे और नुकसान भी। फायदा ये हुआ कि इसने सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। राज्य का कामकाज अब अंग्रेजी के बजाय उस स्थानीय भाषा में होने लगा जिसे वहां की बहुसंख्यक आबादी समझती थी। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का खूब विकास हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ बड़ी कमियां भी रहीं। इसने पूरे देश के लिए एक ही राष्ट्रीय भाषा के विकास में रुकावट पैदा की और संकीर्ण क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। इसी क्षेत्रवाद से एक नई और विवादित सोच ने जन्म लिया, भूमिपुत्र या सन ऑफ द सॉइल की अवधारणा। यह स्थानीयकरण का एक ऐसा राजनीतिक रूप है जहां राज्य के मूल निवासियों को बाहरी लोगों से ऊपर रखा जाने लगा। मुंबई मुंबईकरों के लिए जैसे नारे इसी मानसिकता का सीधा परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि फजल अली आयोग को इस खतरे का अंदाजा पहले ही हो गया था और इसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही स्मार्ट संवैधानिक उपाय सुझाए थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि किसी भी राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के कम से कम 1/3 अधिकारी उस राज्य के बाहर से होने चाहिए और ठीक इसी तरह किसी भी हाईकोर्ट में कम से कम 1/3 जज भी उस राज्य के बाहर से ही नियुक्त किए जाने चाहिए। अगर हम आज के दौर की बात करें तो छोटे राज्यों के निर्माण की मांग आज भी उठती रहती है, लेकिन अब इसका मुख्य आधार केवल भाषा नहीं रह गया है। अब इसके पीछे विशिष्ट विकासात्मक जरूरतें और स्थानीय प्रशासनिक सुविधा को मुख्य कारण माना जाता है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। अनुच्छेद 3 की उन असीम शक्तियों और क्षेत्रीय पहचान की जटिलताओं को देखते हुए क्या हमारे इन विनाशी राज्यों का वर्तमान नक्शा आज वाकई प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक एकता के बीच एक सही संतुलन बना पाया है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।